नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर समझना, कमतर समझना खतरनाक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो जानकारियां पार्टी के अंदर से मिल रही हैं, जो चीज़ें पता चली हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुत एग्रेसिवली इस चुनाव में चीज़ों को आगे बढ़ाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे के बगैर चुनाव की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उसका जो एजेंडा सबसे बड़ा राम मंदिर वाला था वो खत्म हो चुका है और वो अब कंफ्यूज सी है। कभी राहुल गांधी के बयान पे अटैक कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कोई मसला उठा लिया। लेकिन एक सधी हुई रणनीति जैसे पार्टी की किसी की होती है, वो बीजेपी की अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। और अंदरूनी जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक भी मोदी जी चूँकि सब सरप्राइज देते हैं, किसी को पता भी नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या रणनीति हो सकती है। अब कोई सरप्राइज आ जाए मोदी जी की तरफ से, जैसे पिछली बार पुलवामा और ये सब हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, तो बात अलग है। बहरहाल फिलहाल कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी इस बार जो एजेंडा लेकर आने वाली है बहुत खतरनाक एजेंडा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसके साथ ही पार्टी एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है लोगों के बीच में कि हम भी हैं जोश में हैं और हम भी हैं रेस में। आज का दिन लगातार वैसे ये दिन चल रहा है, जो बागी नेता है वो भी अपने धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं। जैसे कि बीजेपी के जो बागी हैं, ख़ास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहमियत देने के खिलाफ जो लोग हैं, वो लोग भी धीरे धीरे खुल रहे हैं और खुलकर बोल भी रहे हैं बहुत सारे लोग। फिलहाल अभी राजस्थान से खबर आई है कि वसुंधरा के बहुत करीबी नेता हैं, एक प्रहलाद गुंजल, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले हैं और सीधे लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ओम बिरला को सीधे चुनौती देंगे और वो काफ़ी हाड़ौती इलाका जो है, कोटा बूंदी वाला जो इलाका है राजस्थान का, उसके बहुत मजबूत नेता हैं और उनके कांग्रेस में चले जाने के बहुत सारे मतलब हैं, क्योंकि राजस्थान में उनकी अपनी जो कम्युनिटी है उसके बीच में भी उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है। इसके साथ साथ पशुपति पारस की भी बात चल रही है, वो भी इंडिया खेमे में आ सकते हैं। पशुपति पारस रामविलास पासवान के भाई हैं। 5 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने थे एनडीए के बिहार में, और उस वक्त चिराग पासवान, जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते थे, उनको पार्टी ने एक तरफ लगा दिया था और हालत ये थी कि चिराग पासवान को दिल्ली वाला घर भी खाली करना पड़ा था। अब जो आदमी 5 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हुआ था, उस आदमी को लोकसभा की 1 सीट दी जा रही है और जो अकेली सीट वाला था चिराग पासवान, उसको 5 सीट दी जा रही है। एकदम फ्लिप है। माना यह जा रहा है कि सांसद पशुपति पारस के साथ थे लेकिन जनता चिराग के साथ है। अब ये बात चल रही है कि चिराग, पशुपति जो है वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो ये तो दोनों चीज़ें हैं जो ये दिखा रही हैं कि एक बड़ा संदेश जाने वाला है। लेकिन जो शामिल हो गए हैं उनकी लिस्ट भी बड़ी अच्छी है। और हाल दानिश अली, बीएसपी वाले, याद कीजिए, जिनको रमेश बिधूड़ी ने बहुत सारे सांस्कृतिक शब्दों से नवाजा था और आखिर में रमेश बिधूड़ी को तो टिकट मिला नहीं है, लेकिन दानिश अली जो बीएसपी वाले थे, मायावती को अच्छा नहीं लगा। दानिश अली को गालियां पड़ी हैं सदन में, उसका बचाव करने के बजाय राहुल गांधी ने जब दानिश अली को थोड़ा समर्थन दिया तो मायावती को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था। तो अब वो दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए। अब देखते हैं कि वो किस तरह से उनका क्या होता है। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ और हो गई। पप्पू यादव को आप जानते होंगे, जाना पहचाना चेहरा है भारतीय राजनीति का। बिहार की राजनीति में उनका अच्छा दखल है और अपने समाज सेवा वाले कार्यों के कारण उनका बहुत सम्मान भी है। कोविड काल में भी वो काफ़ी सक्रिय रहे, सहायता पहुंचाई अपनी दम पे, किसी सरकार पार्टी की वगैरह से नहीं। तो वो अब जो है, उन्होंने अपनी जो पार्टी थी उसका विलय कांग्रेस में करा दिया। उनका बेटा भी अब कांग्रेस पार्टी में आ गया है। उधर जेपी पटेल, वो भी कांग्रेस में आ गए और उनके आने का मतलब ये है कि झारखंड में एक तरह से एक हिसाब बराबर कर लिया उन्होंने।
मुख्यमंत्री की भाभी को इन्होंने शामिल कराया था, उसके बदले में उनको करा लिया गया। तो बहरहाल ये तो वो चीज़ें हैं जिसके कारण आज पूरे दिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, मैंने 2-3 लाइव गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे काटे थे, उस पूरे लाइव में सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ थी तो पवन खेड़ा के चेहरे की मुस्कान थी, खुशी थी। अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे, बार बार बोलते थे अभी तो और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अब तो हमारे पटके कम पड़ गए। इतनी मुस्कान थी ना उनके चेहरे पे, लग रहा था कि आज मतलब उनको जो है मिल गया कुछ। बहुत सारे लोग शामिल हुए, चूँकि वो प्रवक्ता हैं और मीडिया इंचार्ज हैं तो उनका खुश होना एक तरह से बनता भी है। खैर, लेकिन ये खबरें जो हैं ये एक परसेप्शन क्रिएट करती हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं। नितिन गडकरी साहब को टिकट तो दे दिया है पार्टी ने, बीजेपी ने, लेकिन टिकट देने के बावजूद गडकरी साहब की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। और जब ये मौसम चल रहा है बहुत सारे मीडिया कॉन्क्लेव वाला, ये मौसम इसलिए चल रहा है जब चुनाव आता है, ऐसा मौसम आता है तो 5 स्टार होटलों में चैनल वाले कॉन्क्लेव करते हैं, अलग लोगों को बुलाते हैं, वहाँ बिठा के उनका इंटरव्यू करते हैं। तो पार्टियों को क्या होता है कि ऐसे में चुनाव के टाइम पे थोड़ा प्रचार करने का मौका मिल जाता है। गिने चुने सवाल पूछते हैं एंकर लोग, पहले से तय होता है भैया ये पूछना ये मत पूछना, तो वो सवाल भी नहीं पूछते हैं। तो उन कॉन्क्लेव में दौड़ दौड़ के गडकरी जा रहे हैं, बार बार गडकरी। आप देख रहे होंगे हर जगह, कहीं बस पे घूम रहे हैं तो कहीं बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गडकरी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि गडकरी के खिलाफ फाइलें तैयार हो रही हैं। नागपुर से टिकट दे दिया गया है, उसके बावजूद फाइलें तैयार हो रही हैं। अब आते हैं कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक वाले एजेंडे पे जो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मेरे एक परिचित हैं, पत्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया और वो मुझे बोले कि कांग्रेस को जो है वो जनता से जुड़े हुए मसलों की तरफ जाना चाहिए। और देखिए, मैंने 10,000 रुपये का टिकट कराया था और मुझे 100 रुपये का रिफंड मिला ट्रेन से। अगर रेलवे लुटेरी है तो इसको रोकना चाहिए। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि अब बोले कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं बना रही है, कम से कम जो है कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने कहा तुम बताओ मैं कौन सी पार्टी में फ़ोन करके कह दूं, जिस पार्टी में कहोगे मैं कह दूंगा जो मुझे जानते हैं। तो बोले साहब कांग्रेस पार्टी में बोल दो आप। तो मैंने अपने सोर्स को कहा कि भाई देखो पब्लिक का फीडबैक ये है कि आप लोग इन मसलों को छोड़ दे रहे हो। तो मैंने तो एक मसला बताने के लिए फ़ोन किया था, उन्होंने कहा देखते जाइए, हमारी तैयारियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। और फिर उन्होंने बताया कि किस किस तरह की चीज़ें कांग्रेस पार्टी लेकर बैठी हुई है, जो सीधे जो न्याय का एक राहुल गांधी का एक स्लोगन है, उसके अंदर ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी लेकर आने वाली है। रेलवे के टिकट में बढ़ोतरी क्यों हुई, कितनी हुई, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ऑडिट कराने का ऐलान कर सकते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो इस बात का ऑडिट करेंगे कि रेलवे में जो किराए बढ़ाए हैं वो जायज़ बढ़ाए हैं, गलत बढ़ाए हैं। और ये भी चेक करेंगे कि इसके पीछे कहीं कोई उद्योगपति का हित तो नहीं है। तो सबसे बड़ा एक ये, दूसरा डायनेमिक फेयर वाली स्कीम को कांग्रेस पार्टी खत्म करने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि उनका कहना यह है कि इस स्कीम के जरिए रेलवे में जो आम आदमी है उसके लिए चलना अनअफोर्डेबल हो गया है, बहुत महंगा हो गया है रेलवे का टिकट लेकर चलना। तीसरा, जो रेलवे के अंदर पैसेंजर ट्रेन्स को बदलकर मेल एक्सप्रेस वगैरह का नाम रख के उनका किराया कई गुना बढ़ा दिया गया था कोविड काल में, और वो लूट अभी तक चल रही है, उसके ऊपर भी जांच होगी। तेजस एक्सप्रेस को लेकर पार्टी तैयारी में है कि एक प्राइवेट ट्रेन आई तो कैसे आई, कैसे कॉन्ट्रैक्ट आया, वगैरह वगैरह। IRCTC के साथ में अडानी जी का कोई टाई अप हुआ है, और ये जो IRCTC पूरे देश में जो रेलवे के टिकट करती है, रेलवे के कैटरिंग करती है, बाकी काम करती है, ये खबर है कि IRCTC अडानी जी को देने के लिए भूमिका तैयार करनी शुरू हो गई है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और उनका कहना है कि हम पावर में आए तो इन चीज़ों की जांच करेंगे। पावर में आते हैं नहीं आते, मतलब कुल मिला के रेलवे जो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गई थी और आने वाले समय में उसको और महंगा किया जाने वाला था, उसका रिव्यू करने का वादा कांग्रेस पार्टी करने वाली है कि भैया इतिहास का सबसे बड़ा कर्जा होने के बावजूद रेलवे इतना दाम क्यों बढ़ाती चली गई। सीनियर सिटीजन्स
सीनियर सिटीजन्स के कंसेशन को भी रिस्टोर किया जाएगा और बहुत सारे कंसेशन जो खत्म किए गए हैं उनको भी वापस लाया जाएगा, क्योंकि रेलवे भारत की सरकार की है। सरकार का काम अगर व्यापार करना नहीं होता तो सरकार का काम मुनाफाखोरी करना भी नहीं होता है। ये कांग्रेस एक लेकर आने वाली है। अब आप सोचिए कि जब इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी जिसका हर आदमी भुक्तभोगी, जब भी आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं आपके दिमाग में एक चीज जरूर आती है, बाप रे कितना महंगा हो गया। यहां से दिल्ली से ग्वालियर जाने का ताज एक्सप्रेस का टिकट 100 रुपए का मिलता था और असंख्य लोग यहां से वहां, वहां से यहां आया करते थे। अब टिकट कराने बैठो तो 1000 रुपये, 900 रुपये, अलग बात है कि हम एसी में करा रहे हैं, 1000 रुपये, 900 रुपये से ऊपर ही टिकट मिल रहा है। किसी किसी ट्रेन में 1200-1400 रुपये टिकट। कितनी दूर है यहाँ से ग्वालियर? 300-350 किलोमीटर। तो जो भी आदमी टिकट कराने बैठता है सबसे पहले उसके दिमाग में आता है इन्होंने यार बहुत महंगा कर दिया। और फिर कई ट्रेन ऐसी है जिसमें आप कैंसिलेशन कराओगे तो पैसे गए आपके। अगर आपने कंफर्म टिकट कैंसिल कराया तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह की जो बहुत सारी व्यवस्था बनाई गई है रेलवे की, जिनके कारण बहुत दिक्कतें बढ़ गई हैं, इनको कांग्रेस पार्टी कह रही है हम ऑडिट करेंगे। अब कह रही है मतलब अभी पब्लिक में आने वाला। इसके अलावा हाईवे पे जो स्कीम लेकर गए गडकरी साहब कि ये हम टोल प्लाजा हटा देंगे और सैटेलाइट से जीपीएस के जरिए कंट्रोल करेंगे गाड़ी को, गाड़ी कहां से कहां जा रही है, कहां से कहां जा रही है, और वो गाड़ी जो है उसका कितना टोल बना। तो जो प्रपोज प्लान है गडकरी साहब का, कई साल पहले ये योजना आई थी, इसके हिसाब से 5 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज किया जाएगा आखिर में। तो आदमी कह रहा है कि भैया मैं सैटेलाइट से तुम मॉनिटरिंग कर रहे हो मेरी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, किस रास्ते से जा रहा हूँ। एक तो ये सर्विलांस स्टेट बढ़ाने वाली बात है, उस पर मैं अलग से आऊँगा कि किस तरह से। जब मैंने पुतिन वाला वीडियो बनाया था तो मेरे दिमाग में था कि मैं आपको ये बताऊँ कि मामला पुतिन की जीत में पुतिन ने जिस तरह से लोकतंत्र को पूरा कब्जे में लिया है, भारत में नागरिक स्वतंत्रता को भी उसी तरह से सरकार कब्जे में ले रही है। लेकिन टोल का जो मामला है उसमें कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि टोल बहुत ज़्यादा है। एनएचएआई ने कौन से काम किए गडकरी साहब ने और कितने महंगे ठेके दे दिए कि एनएचएआई कर्जे में भी आ गया और उसके बावजूद टोल भी इतना ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर सैटेलाइट वाली स्कीम आती है तो जाहिर बात है कि जो टोल प्लाजा में काम करने वाले कर्मचारी हैं इनकी नौकरी चली जाएगी। भारत में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी ये मसले को उठाना चाहती है ताकि वो लोग उसके साथ में जुड़ें। और सबसे ज़्यादा उन लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है टोल से परेशान है। इसके अलावा गडकरी साहब ने जो बहुत सारा ट्रैफिक का चालान बढ़ा दिया था उस पर भी कांग्रेस पार्टी की नज़र है। और चालान बढ़ने के बाद दुर्घटनाएं कम हुई या नहीं इसकी जांच कराई जाएगी, और दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं तो फिर ये चालान जो बढ़ाए गए हैं इसकी औचित्य की समीक्षा की जाएगी और हो सकता है कि चालान कम कर दिए जाएं। ये वादा भी कांग्रेस पार्टी आपसे करने वाली है, जो मुझे अंदर से खबर मिली है। अभी इसका वो असेसमेंट कर रहे हैं, हो सकता है ये ना करें। तब आप मुझसे मत पूछिएगा जैसे आपने ऐसे किसी ने मुझसे लिखा कि गडकरी का टिकट कट गया, क्या कटा नहीं, आपने तो बोला था। मैंने कहा भाई वीडियो देखिए, मैंने क्लियर कट नहीं बोला था नहीं कटेगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो स्पैमिंग कर रहे थे तो उनके मैसेज मैंने जो है वो उस वक्त टाइम आउट कर दिए। तो मुझे ख़राब भी लगा कि उन्होंने एक टेढ़ा सवाल पूछा और वो सवाल को मैंने टाइम अप कर दिया है, तो उनको लग रहा होगा कि एक कड़वा सवाल मैंने पूछ लिया तो उन्होंने मेरा सवाल ही हटा दिया, जबकि ऐसा नहीं था, मैंने अलग ही लिखा। खैर, तो ये जो मामला जो टोल प्लाजा वाला आएगा तो ये भी सीधे जनता से, ये मिडिल क्लास को पकड़ने वाली चीजें हैं। सिलेंडर के दाम क्यों और कैसे बढ़ाए गए, उसके बढ़ाए जाने से भारत को क्या लाभ हुआ और उसकी पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की भी कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी कि भारत में जो आपने एलपीजी से सब्सिडी घटाई है उसके कारण भारत में कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, कितने लोग लकड़ी जलाने की तरफ गए हैं और इससे सरकार को ऐसा कौन सा लाभ हो गया कि इसने लोगों को नुकसान में भेज दिया। इस पे भी बातचीत हो रही है। और इसके साथ साथ चालान, जो ट्रैफिक के चालान हैं उसके निजीकरण का मसला भी बीजेपी गवर्नमेंट की योजना है कि अब जो ट्रैफिक के चालान होते हैं उसको निजी हाथों में दे दिया जाए। कई शहरों में दे दिया गया है। सर्वर के जरिए ऑटोमेटिकली कैमरे, प्राइवेट कंपनियों को ये काम दे दिया गया है। उन्होंने अपने कैमरे लगाए हुए हैं, उनको कमीशन मिलेगा। वो वहाँ पर अपने कैमरे से आपकी गाड़ी पे नज़र रखते हैं, उसका नंबर नोट करते हैं, चालान बना के अपने आप घर भेज देते हैं आपके,
और उससे जो भी रकम, कंपाउंडिंग अमाउंट, याद रखिएगा ये सजा नहीं है, ये कंपाउंडिंग अमाउंट है। कंपाउंडिंग अमाउंट का मतलब होता है समझौता राशि, यानी मैंने आपको पैसे लेके समझौता कर लिया और ये पैसा जाता है पुलिस के खाते में, और पुलिस उस खाते में से ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं इसको बांटेगी। दो तरह का, एक होता है जुर्माना, वो जाता है ट्रेजरी के पास, जैसे आपने चालान किया, कोर्ट ने जुर्माना किया तो वो पैसा सरकार के खजाने में जाएगा। और अगर आपने चालान भर दिया और पुलिस ने को आपने पैसे दे दिए और पुलिस ने आपको रसीद दे दी, तो पढ़िएगा वो कंपाउंडिंग होती है, वो समझौता राशि होती है आपके और पुलिस के बीच में, कि पुलिस का आपका समझौता हो गया है कि आपने ट्रैफिक का वायलेशन किया था, पुलिस आपको माफ करती है और बदले में वो आपसे इतने पैसे ले रही है। तो ये सजा कोर्ट से नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, पुलिस, ये जो कंपाउंडिंग के नाम पे पुलिस बहुत सारा पैसा वसूलती है, और ये पैसा आपने चूंकि अपराध किया है तो अपराध की सजा के तौर पर सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो खैर, कंपाउंडिंग की जो रकम है उसके अंदर से प्राइवेट कंपनियों को चालान करने की छूट दे दी गई है और वो रकम में कमीशन उनको दिया जा रहा है। ये भी एक आरोप है जिसकी पड़ताल करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ट्रैफिक चालान के मामले में और पुलिसिंग के मामले में सरकार के एक फैसले को वापस लेने पर भी विचार कर रही है। जैसे ये जो अग्निवीर योजना है, इस योजना के आने के बाद 4 साल के लिए टेम्परेरी बेसिस पर सैनिकों को रखा जा रहा है, उसी तरीके से पुलिस के लिए भी मोदी सरकार एक योजना लेकर आई है और उस योजना के तहत पुलिस के बहुत सारे काम, अलग अलग राज्यों को चिट्ठी लिखी है, उसके ऊपर बहुत सारे राज्यों ने काम करना शुरू कर दिया है, हरियाणा ने करना शुरू कर दिया है और भी राज्यों ने किया है, और वो एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि किस तरह से हम पुलिस वालों की नौकरियां कम करें। भर्ती निकलेगी, याद रखना, उसके बाद भी पुलिस की लाखों की भर्ती निकलेगी, पर्चा लीक होगा, खत्म हो जाएगी, भर्ती चुनाव के टाइम जरूर निकलेगी। खैर, तो पुलिस की जो आउटसोर्सिंग की जानी है और पुलिस को प्राइवेट सेक्टर में दिए जाने की बात हो रही है, जैसे पुलिस के दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, कोई राज्य कुछ, कोई राज्य कुछ, कोई राज्य कुछ। तो राज्यों से कहा गया है कि भैया अपने ट्रैफिक पुलिस वालों को आप प्राइवेट आदमी को रख लो, इन पुलिस वालों का काम हल्का करो, यानी इनकी संख्या हल्की करो। तो इस योजना को भी कांग्रेस पार्टी वापस लेने पर विचार कर रही है। इसके साथ साथ नौकरियों में जो ठेकेदारी प्रथा है, उस प्रथा को लेकर भी, हालांकि ये कांग्रेस पार्टी के जमाने में लाई गई चीज है, हर काम प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। अस्पताल में आप जाएंगे दिखाने के लिए, पर्चा कौन बनाएगा? प्राइवेट आदमी बनाएगा। अंदर आप जाएंगे तो नर्स कौन होगी? 100 में से 80, 85, 90 प्राइवेट होंगी, जिनको रोजंदारी पे रखा हुआ है, ठेके पे रखा हुआ है। बाहर की एजेंसियों को बुलाते हैं, उनको काम दे देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड सब प्राइवेट। इसी तरह से अध्यापकों के मामले में है, संविदा शिक्षक। और दिल्ली में भी इसको लेकर बहुत सारे काम, खुद केजरीवाल की सरकार के ऊपर आरोप है कि उसने बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन किया है। और तो और उसकी जो मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें बैठने वाले जो डॉक्टर साहब हैं, उनको भी वेतन नहीं मिलता है, उनको भी प्रति पेशेंट के हिसाब से पैसा मिलता है, फीस मिलती है। तो ये पूरा जो चक्र है जिसमें नौकरियां खत्म की गई हैं देश भर में, उन नौकरियों को वापस लाने की बात भी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। ये जानकारियां जो मिली हैं, ये जानकारियां बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो प्लान है आने वाले समय में, ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक, जब आपको पता चलेगा कि मेरा ट्रेन का किराया बढ़ाया था, आपको एक तो याद आ जाएगा कि किस तरह से किराया बढ़ाया गया था, किस तरह से पैसेंजर ट्रेन में गरीब आदमी 30-40 रुपए में बैठ के चला जाता था। एक गांव से तीसरे गांव, चौथे गांव जाना है, उसको अब सैकड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं क्योंकि वो ट्रेन का दर्जा बदल दिया गया है, उनको पैसेंजर से कुछ और कर दिया गया है, एक्सप्रेस कर दिया, कहीं मेल कर दिया, वगैरह वगैरह। उन सारी चीज़ों का जब ये ठीक होने वाला है तो ये सीधे दिल पे लगने वाली बात है। इस देश के लोगों ने इस चीज़ को बहुत झेला है। तो इन चीज़ों में जहाँ टोल है, जब भी आप टोल कटवाते हैं आपको अखरता है वो, यार अभी तो टोल आया था, 150 रुपए दिए, फिर टोल आ गया। आप जा रहे हो एक्सप्रेस वे पे, पता चला आपका चालान आ गया 2000 रुपए का। क्या हुआ? आप तेज गाड़ी चला रहे थे, भैया एक्सप्रेस वे है यार, अब तुमने 100 की स्पीड लिमिट रख दी है, कोई 120 चला ही जाता है। वो सारी चीजें जो हैं, अब कांग्रेस पार्टी उसको थोड़ा सा, ये देखिए, एक तरह से देखा जाए अनुशासन तो होना चाहिए, लेकिन
लोगों की एक लिबर्टी भी होती है, एक सांस लेने की जगह भी छोड़ी जाती है, इंसान की आज़ादी भी होती है। आज़ादी पे क्या असर पड़ने वाला है, किस तरह से हमारी आज़ादी को काबू करने की कोशिश हो रही है, कोविड के टाइम से मैं अनेक वीडियो बना चुका हूँ और अब और भी साफ दिखने लगा है जब से मैं पुतिन के बारे में, जब से किम जोंग के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे करके स्टेट सारी चीज़ों पे कब्जा करती है। इस पर मैं वीडियो एक डिटेल आपको दूंगा। फिलहाल ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की जो प्लानिंग दिख रही है उसके हिसाब से ये पार्टी जो है हल्के में इसको लेना ठीक नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से एक न्याय के थ्रेड में उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को बुना है, इतनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं और इन सब चीज़ों पे एक एक दिन अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया के जरिए अटैक करेंगे, तो ये बहुत गहरे असर डालेंगे, क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़े हुए मसले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का सीन आप देख रहे हैं, आगे का मुझे पता नहीं, कम बिल्कुल नहीं है, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात भी सही है। उसके बावजूद कांग्रेस की तैयारी अब वैसी नहीं लग रही है कि आराम से हार जाएगी या कुछ हो जाएगा। एक मजबूत पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं, नीतियों में भी इस तरह आ रहा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि पार्टी ठीक से लड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद।